डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं डिम्पल कटारिया और यहाँ पर हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व। ठीक है, ये जो सैम्पल पेपर है ये यहाँ पर बेसिक वाले बच्चों के लिए है। हम यहाँ पे इस सैम्पल पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम सेक्शन डी कर रहे हैं। सेक्शन डी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 35 तक के 4 क्वेश्चन हैं और ये जो 4 क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक है, यानी कि अगर आप आज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि 20 मार्क्स आप यहाँ पर आज कंप्लीट कर लेंगे अपने 80 मार्क्स के पेपर का। ठीक है, तो बिना रुके चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और इसमें हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि आपके पास 2 स्टेशन है, एक तो है मैसूर और दूसरा है बेंगलोर। ठीक है, और मैसूर और बेंगलोर जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस गिवन है वो हमारे पास 132 किलोमीटर है। मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, आप ये मत सोचना कि आप डायग्राम बनाएंगे तो ही आपका क्वेश्चन होगा, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में 1 घंटा कम लेती है। यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रही है, अगर मान लो पैसेंजर ट्रेन ने x घंटे लिए तो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन ने कितना लिया, x माइनस 1, 1 घंटा कम हो गया। सिंपल सी बात है, एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ा तेज चलती है। अब ये कह रहे हैं विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। यानी कि यहाँ पे जो बीच बीच में छोटे छोटे स्टॉप आते हैं वहां पर जो टाइम है उसको यहाँ पे नजरअंदाज किया गया, आप उसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। यानी कि पैसेंजर ट्रेन की जो भी स्पीड है उससे जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। यानी कि उसकी जो चाल है एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। अब हमें यहाँ पे दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए समझिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आपसे क्या कहा है, एक तो पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोज कर लो, माना पैसेंजर ट्रेन, इसकी जो स्पीड है यानी कि इसकी चाल वो आपके पास x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आप इसे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अब आप देखिए पैसेंजर ट्रेन की स्पीड इतनी है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आपको दी हुई है ना। देन द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, और वो हमको कितना बोला है कि जो भी आपके पास पैसेंजर ट्रेन है यानी कि इसकी स्पीड x और इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, तो ये हमारे पास किसकी चाल हो गई है, एक्सप्रेस ट्रेन की चाल हो गई है। ठीक है जी, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टोटल जो दूरी है, ठीक है, दोनों के बीच की, मैसूर और बेंगलोर के बीच के जो स्टेशन हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी दी हुई है, 132 किलोमीटर। तो पैसेंजर ट्रेन के द्वारा और एक्सप्रेस ट्रेन की चाल दोनों की अलग है तो टाइम भी दोनों के लिए अलग अलग लगेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन यानी कि पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया गया समय। और टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, जब आपके पास दूरी भी हो और चाल भी हो तो आपके पास जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है, हम यहाँ पर इसको जो भी टाइम होगा हम उसको ले लेते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस यानी कि जो भी आपको दूरी दी हुई है और स्पीड या वेलोसिटी जो भी आपकी
चाल है। तो आपके पास दूरी कितनी है 132 किलोमीटर और पैसेंजर ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है x। तो हमारे पास ये हो गई है 132/x घंटे लेगी कौन सी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, अब ये तो हो गया पैसेंजर ट्रेन। और इसी प्रकार हम निकालेंगे एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा लिया गया समय। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये भी हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। दूरी दोनों के लिए 132 और चाल इसके लिए कितनी है x + 11। ठीक है, अब आप देखो ये तो कॉन्सेप्ट है। ये आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है इन दोनों स्टेशन के बीच में, है ना, ये बोला गया है ना। इसका मतलब ये हुआ एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा जो लिया गया समय है वो कैसा हो गया है, कम हो गया है। और आपकी पैसेंजर ट्रेन के द्वारा जो लिया गया समय है वो कैसा हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो आप यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिए गए समय में से एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा लिए गए समय को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा ही कम लेती है। किसका टाइम ज्यादा है, पैसेंजर ट्रेन का। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है ये देखो 132/x और इसमें से इसको आपको घटा देना है और ये आपका आएगा 1 के बराबर। आप यहाँ पे देख रहे हैं 132 कॉमन है दोनों के अंदर, ये बचा है यहाँ पे 1/x माइनस यहाँ पे 1/x + 11 = 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 132 तो कॉमन है ही, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, जो मल्टीपल है वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। x + 11 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस x इक्वल होगा 1, x से x कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके बाद में मिलेगा 132 और मल्टीप्लाई होगा 11 से और फिर x × x + 11 और ये आपके पास इक्वल होगा 1 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 × 2 = 22, कैरी हो गई 2 की, 11 × 3 = 33, 33 और 2 कितना हो गया 35, 35 से 5 कैरी हो गई 3, 11 × 1 = 11, 11 और 3 14 और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो x × x + 11। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस वाले टर्म को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 11 से मल्टीप्लाई किया 11x और 1452 यहाँ पे है, जो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा =0। तो अब हमें यहाँ पे फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप एक बार इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जिसको हम हल कर रहे हैं। तो गुणा करने पर तो 1452 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 11। तो आप कैसे सोचेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करो तो ये आपको चाहिए कितना 1452। नहीं समझ में आ रहा कि इसके टुकड़े कैसे करें, तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। आप देखोगे कि 11 से भाग जा रहा है, 11 से यहाँ पे 11 कम 11, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 बचते हैं 35 होते हैं, 11 × 3 = 33, 33 के बाद 11 × 2 = 22, फिर दोबारा 11 से देंगे तो 12 आएगा, 12 में 3 से देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर हम यहाँ पे 4 से देंगे तो क्या आएगा 1। तो आपके पास 11 × 11 × 3 × 4 है। तो एक काम करो, जोड़े बनाओ। देखो कैसे, आपके पास 11 2 बार है, तो एक बार तो 11 का 3 से बना दो और एक बार 11 का बना दो किससे 4 से। 11 का 3 से बना दो 33, 4 से बना दो 44। अब देखो आप, यानी कि 44 को 33 से गुना करेंगे, मतलब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये तो 1452 है, मल्टीप्लाई करने पर तो आएगा है। लेकिन देखो 11 आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है। अगर आप 44 में से 33 को माइनस करोगे तो 11 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास फैक्टर्स हो गए, एक तो 44 और दूसरा -33। समझ में आ गया ना, मतलब ये हमने ट्रिक यहाँ पे यूज की है ताकि हम इसके गुणनखंड निकाल सके। इसके लिए x² प्लस अब 44x माइनस 33x माइनस 1452 = 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों के पेयर और इन दोनों के पेयर। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन x कॉमन आ रहा है, हमने ले लिया x + 44।
फिर उसके बाद यहाँ पे -33 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो x, और फिर उसके बाद माइनस आप ले चुके हो ऑलरेडी, सुन गया मुझे, 2 में एक बार कह के चले जाना चाहिए। माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे ये प्लस, और ये आपने देखा था 33 और 44 का ही मल्टीपल था, तो 44 यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये एक पेयर है और एक ये है, यहाँ पे x प्लस 44 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास x माइनस 33 है और ये इज इक्वल टू हो गया 0। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आप देखते हैं कि x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अब ये है तो x की वैल्यू -44 आएगा, और x हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज की थी कि x हमारे पास पैसेंजर ट्रेन जो है उसकी स्पीड है, ठीक है, लेकिन क्या चाल जो स्पीड है वो कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती ना, चाल कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसका मतलब हम इस मान को नहीं लेंगे, तो ये हमारे पास अग्राह्य हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, आप इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। तो अब आप इसको देखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 33, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, उस पैसेंजर ट्रेन की चाल स्पीड आपको मिलेगी यहाँ पे कितना 33 किलोमीटर पर आवर। और अब आपको चाहिए कौन सी ट्रेन के लिए? एक्सप्रेस ट्रेन की चाल यानी कि उसकी स्पीड, तो 33 में 11 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 32। अब अगर आप देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है आपका चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको कर लेते हैं, मतलब जो इसका चॉइस वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो चॉइस वाला पार्ट है अब हम उसको लेते हैं। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot। ये कह रहे हैं कि एक मोटर बोट है जिसकी जो स्पीड है यानी कि उसकी जो चाल है वो एक स्टिल वाटर में यानी कि नियत धारा में, जब पानी बह नहीं रहा है तो उस समय में उसकी जो चाल है वो कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहे हैं कि ये जो मोटर बोट है यहाँ पे अगर ये जाती है 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जाती है तो ये धारा के विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है, धारा के विपरीत, अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, यानी कि अगर मान लो पानी इस तरफ बह रहा है तो मोटर बोट इस दिशा में जा रही है तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। और अगर ये डाउन स्ट्रीम में आती है, डाउन स्ट्रीम का मतलब अगर पानी यहाँ बह रहा है तो मोटर बोट भी इधर जा रही है तो वो जल्दी जाएगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि तो इसमें जब वो अपस्ट्रीम जाती है तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पर वो जो टाइम है वो 1 घंटा 1 आवर 1 घंटा उसे ज्यादा लगता है। तो अब ये कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पे जो स्ट्रीम है, जो धारा है, उसकी स्पीड, उसकी चाल ज्ञात करो। समझ में आ गया क्वेश्चन एक बार और बता देती हूँ। मतलब एक मोटर बोट है और उसकी नियत धारा में यानी कि जब पानी बहुत आराम से बह रहा है, धीरे धीरे अपनी एक नियत चाल से बह रहा है, या नियत है मतलब अगर बह नहीं रहा है तो आप उसको कहेंगे कि उस समय उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है मोटर बोट की, ठीक है। लेकिन अगर अब पानी बह रहा है, ठीक है, अभी तो हमने क्या कहा, पानी नियत है, नियत धारा है, ठीक है, लेकिन अगर वो धारा बह रही है तो मान लीजिए धारा तो बह रही है इधर और आपको जाना है इधर, तो इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है और वो टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, और किससे, जब आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो ये कह रहे हैं कि उस समय अब आपको वो धारा की स्पीड ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो हमें ज्ञात करना है हम उसी को ही यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जो भी आपके पास धारा है यहाँ पे उसकी चाल वो हमने मान ली है कितना x किलोमीटर पर आवर, इतना हमने मान लिया है। अब जो आपकी मोटर बोट है उसकी चाल कितनी दी हुई है स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर, तो अब हम यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ मोटर बोट
इन स्टिल वाटर, यानी कि स्थिर धारा में मोटर बोट की चाल। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे कितनी दी हुई है, तो अब आप वो यहाँ पे देखेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अप स्ट्रीम जाना है, तो ठीक है अप स्ट्रीम वाली स्पीड हम यहाँ पर लेते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड। इसका मतलब ये होता है धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक है भाई, मतलब वो हुआ ना कॉन्सेप्ट कि अगर मान लो जो धारा है, पानी है, वो यहाँ बह रहा है और मोटर बोट को यहाँ जाना है, तो इसे आप क्या बोल रहे हो, अप स्ट्रीम। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो इसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो आपकी जो चाल है यहाँ पे, इन दोनों की चाल वो यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो x यहाँ पे 18 है और ये हो गई -x, ये हो गई अप स्ट्रीम। लेकिन अगर आप डाउन स्ट्रीम जाओ, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि अगर आप धारा की दिशा में तैरते हैं, यानी कि मोटर बोट अगर धारा की दिशा में जाती है, तो फिर वहां पे क्या होगा, दोनों की चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो गई इनकी चाल। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो चाल तो ये हो गई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अप स्ट्रीम का जो टाइम है ना, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम वो क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 घंटा ज्यादा है। और किससे, डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में, अप स्ट्रीम का मतलब धारा की विपरीत दिशा में जाने में लिया गया समय, धारा की दिशा में जाने लिए गए में से 1 घंटा ज्यादा है। तो अब आपको टाइम चाहिए, और टाइम का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, टाइम क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो अब आप इसके अनुसार दूरी कितनी दी हुई है, तो यहाँ पे देखिए आपको दूरी जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 24 किलोमीटर। तो अब आप टाइम निकालेंगे 24, और अप स्ट्रीम की चाल कितनी है, 18 - x माइनस, और यहाँ पर 18 + x, और घटाने पे कितना आएगा, 1। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे जैसे पहले सॉल्व किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। 24 कॉमन ले लेंगे, 1/18 - x माइनस में 1/18 + x बराबर 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो बच्चों ये यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से 24। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, 18 - x और 18 + x का मल्टीपल। तो ये 1 18 + x से गुना होगा, फिर माइनस में ये 18 - x से, तो माइनस का साइन है बीच में, तो इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं 18 से 18 कैंसिल, और इसको आगे, और ये बराबर है 1 के। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 24, अब यहाँ पे देखो x और x कितना हो गया, 2x बटे 18 - x 18 + x, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये बराबर है 1 के। आगे सॉल्व करेंगे, 24 को 2 से गुना किया, 48x बटे 18 का स्क्वायर, बेटा 18 का स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है, माइनस x² बराबर 1। इसको सॉल्व किया तो ये 1 इससे गुना हो जाएगा, तो 48x बराबर 324 माइनस x²। ठीक है, 48x को यहाँ ले जाऊं तो x² या फिर ये सब यहाँ ले आऊं तो प्लस 48x और माइनस में 324 बराबर में 0। तो आप एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पर 324 जो है इसको इस तरीके से ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर 324 है और प्लस माइनस करने पर 48। तो आप बच्चों इसको सॉल्व करके देखो अगर आप 1 को गुना करेंगे किससे कि 324 आए तो वो 324 ही है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2 से गुना करना पड़ जाए
तो 2 से गुना किया तो 162 से आपको गुना करना पड़ेगा, लेकिन देखो तभी भी 162 में से 2 घटाया तो 48 नहीं आने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, 4 लेकर चलती हूँ। 4 को देखते हैं किससे गुना करते हैं। 4 8 जा भाग, देखो 4 8 32, फिर 4 1 जा 4, तो 324। लेकिन 81 और 4 48 का तो अभी भी कॉम्बिनेशन नहीं है। चलो थोड़ी संख्या बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे मैं 6 ले लेती हूँ। ठीक है, 6 को हम किससे गुना करें कि 324 आए, तो 6 से भाग दो, 6 5 जा 30, 2 बचेगा, 6 4 जा 24। लेकिन अगर मैं देखूं 54 में से मैं अगर 6 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा 48, यानी कि मेरे पास एक संख्या तो आ गई है 54 54 और दूसरी संख्या मेरे पास आ गई है -6। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करने पर 324 आ रहा है और प्लस माइनस करने पर 48 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर ऐसे जोड़े बन जाते हैं। ठीक है, आप इसमें देखोगे, आप x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x ऑलरेडी है प्लस और ये 54। यहाँ पे देखो दोनों में माइनस है, हमने माइनस ले लिया बाहर। यहाँ पे से 6 अच्छे से बाहर आ रहा है, यहाँ x बचेगा, माइनस बाहर आ गया तो अंदर का ये चिन्ह बदल जाता है तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप 6 से इसमें भाग दो, यानी कि देखो 6 को किससे गुणा कर रहे हैं 54 से, तो यहाँ पे 54 आएगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे x प्लस 54 दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं और फिर ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बचता है। ओके, और जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट है तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी -54 होगी। लेकिन हमने x यहाँ पे क्या माना है, x तो हमने चाल मानी है ना, किसकी, स्ट्रीम की स्पीड है ना, यानी कि धारा की चाल। अब वही बात जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, चाल तो नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो हम लिखेंगे चूंकि चाल ऋणात्मक संभव नहीं है ना, चाल ऋणात्मक संभव नहीं है। दैट मीन्स नेगेटिव स्पीड इज नॉट पॉसिबल या फिर इज इम्पॉसिबल। और जब ये स्पीड पॉसिबल ही नहीं है तो अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में कौन बचा, x माइनस 6, और ये 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, एंड दिस इज योर आंसर 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 32। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिन बच्चों को मैं रेगुलर पढ़ाती हूँ मैंने उन्हें बताया हुआ भी है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरम है। तो या तो ये थ्योरम के ऊपर ही आता है क्वेश्चन या फिर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन आता जरूर है एग्जाम में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की एक भुजा ली और उसके समांतर एक आपने रेखा खींची। ठीक है, अब वो रेखा खींच दी है तो वो त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया। तो ये कह रहे हैं कि जिन भागों में, जिन हिस्सों में वो उन भुजाओं को बांटती हैं वो आपकी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर सेम रेशियो, समान अनुपात में होनी चाहिए, यानी कि समानुपाती होनी चाहिए। हाँ, तो ये आपकी बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसको कैसे समझना है देखिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो गया हमारे पास त्रिभुज। ठीक है, और इस त्रिभुज में हमने क्या पॉइंट हमें मिला है कि त्रिभुज की कोई एक भुजा के समांतर, मैं इस त्रिभुज को नेम दे देती हूँ ABC, और ये BC भुजा ले लेती हूँ। इस BC भुजा के समांतर मैं यहाँ पर एक रेखा खींच रही हूँ। ठीक है, और इसको नेम देती हूँ D, और यहाँ पर इस पॉइंट को नेम देती हूँ E। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर AD भुजा का अनुपात DB के साथ और AE का अनुपात EC के साथ जो है वो कैसा होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए। अब सिंस हमें इसे प्रूव करना है तो हम इसे एज ए थ्योरम ही प्रूव करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ यानी कि गिवन पॉइंट। ठीक है,
तो हमें तो सिर्फ यहाँ पर ये बोला गया है कि BC भुजा जो है वो समांतर है DE भुजा के, यही बोला है ना। और ये भी किसके अंदर, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब ये हमें दिया हुआ है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है, टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि AD भुजा का अनुपात अगर मैं यहाँ पर DB के साथ लेती हूँ तो ये AE का अनुपात EC, और ये दोनों अनुपात कैसे होने चाहिए, बराबर। तो ये हमें पॉइंट यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ रचना करनी पड़ेगी, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर 6 है उसकी 6.1 थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम नंबर 6.1 एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, अब रचना हम क्या करेंगे, देखो आपको यहाँ पे अनुपात जो है वो बराबर लेके आने हैं, है ना, AD भुजा का DB के साथ AD। तो हम एक काम करते हैं, AD भुजा को समझते हैं। देखो जो कॉन्सेप्ट बताऊंगी इस तरीके से बताऊंगी जो दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगी। आपने देखी AD भुजा कहाँ है, ये वाली भुजा, इस भुजा को ले रहे हैं, और दूसरी DB का मतलब ये वाली भुजा। अब हम देखो इस भुजा को देखें तो यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसे इसको इससे, B को E से और D को C से मिला देते हैं। ठीक है, तो हमारी रचना का पहला पॉइंट हो गया कि हमने BE और DC को मिला दिया। ठीक है, सिंपल सा मिलाया। ओके, इसको आप लिखेंगे इंग्लिश में, अगर आप लिख रहे हैं तो मीट BE एंड DC। और सेकेंड पॉइंट देखो कंस्ट्रक्शन का। अब आपको चूंकि यहाँ पे AD ले लो, AD का मतलब ये वाला त्रिभुज। अगर मैं आपसे कह दूं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो कैसे निकालोगे भैया, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ये जो त्रिभुज है इसमें तो कोई ऊंचाई दिख ही नहीं रही है, नहीं दिख रही ना, तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी तरफ से ऊंचाई यहाँ पर डाल देते हैं, यानी कि ये हमने ऊंचाई डाल दी, और यानी ऊंचाई डाल दी तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और इसको मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया n। तो दूसरा पॉइंट हो गया यानी कि EN। ठीक है, E से डाला है कहाँ पे, N पॉइंट पर, और ये कौन सी भुजा पे है, AD पर, यानी कि EN लंब डाला AD पर। और दूसरा पॉइंट, अब ऐसे जैसे AD है, ठीक है, सेम टू सेम AE को देखो, ये AE भुजा हो गई। अब इस AE भुजा पर भी तो ऊंचाई चाहिए, अगर भी आप इसको आधार लोगे तो इसमें तो ऊंचाई चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ऊंचाई के लिए इस पर भी ये लंब डाल दिया, और ये हमने नेम दे दिया M पॉइंट। ठीक है, 90 डिग्री का ये कोण बन गया। तो ये हो गया, D से हमने DM लंब डाला है किस पर, AE भुजा पर, तो DM लंब डाल दिया AE पर। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम लेते हैं यहाँ पे प्रूफ, मतलब अब क्वेश्चन को हम प्रूफ यहाँ पे इसका करेंगे, सिद्ध करेंगे प्रूफ। और अगर आप हिंदी में बोले तो आप इसे बोलेंगे उपपत्ति। ठीक है जी, उपपत्ति। तो आप यहाँ पर देखो, चलिए हम देखते हैं, हम एक काम करते हैं, इस समय AD भुजा को आधार मानकर चलते हैं। ठीक है, किसको, AD को आधार। तो हम लंब किसको ले रहे हैं, EN को लंब ले रहे हैं। तो हमारे पास जो हमने EN लंब डाला है हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, फॉर EN। बेटा मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रही हूँ, वैसे ज्यादा टफ नहीं है, अगर मैं किसी एक में भी लिखूं तो आप समझ सकते हैं, मैं बोलकर उसको डिफाइन कर दूंगी। ठीक है, आपने EN के लिए लिया, और त्रिभुज आप ले लो ऊपर वाला त्रिभुज, त्रिभुज ADE, ADE, इसका एरिया निकालो, क्षेत्रफल। ठीक है, निकालो। एरिया का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इससे हमें बार बार बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आधार क्या है, देखो आपके पास ये त्रिभुज ऐसे है, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ADE, और ये जा रही है इसकी ऊंचाई N। तो इसका आधार क्या है, AD। क्यों, जिस पर लंब खड़ा होगा वही तो आधार होगा, तो ये हो गया इसका आधार AD, और ऊंचाई क्या है इसकी EN। ये हो गया पहला पॉइंट। क्लियर है आपको, चलिए ठीक है। अब जैसे हम ये EN लंब देख रहे हैं,
ई एन। अगर मैं नीचे वाला ये त्रिभुज देखूं, आप देखना जरा, मैं इसको इस तरह से बना के आपको दिखा रही हूँ अलग से। ये वाला त्रिभुज, ये ई पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ये भी तो त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में भी ऊंचाई नहीं है, आधार तो है बी डी। तो बेटा ये जो आपने ऐसे यहाँ पे ये जो लंब डालते हो ना, ये वाला जो लंब डाल रहे हैं कौन सा, ई से लेकर एन तक, अगर आप देखोगे तो ये भी इसी भुजा पर लंब है। इसका मतलब ये हुआ कि आधार का काम तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा करेगी, है ना, और लंब यानी कि ऊंचाई का काम ये ई एन ही करेगा इस नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी। ठीक है, तो नीचे यानी कि अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई, 1/2 गुना आधार। तो मैंने क्या बताया, आधार हो गया बी डी और इस बी डी पर लंब कौन सी भुजा डाल रही है, ई एन। ठीक है, ई एन, तो ये हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक काम करो, इक्वेशन 1 में 2 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो दोनों को। तो आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और इसमें डिवाइड कर रहे हो एरिया यानी कि क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज बीडीई का। तो ये 1/2 गुना एडी इंटू ई एन है। और बेटा ये देखो 1/2 गुना बीडी इंटू ई एन है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, दैट मीन्स ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, एडी अपॉन बीडी के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और इसका अनुपात हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई से, और बराबर किसके आया, एडी बटा बीडी। ये हो गया हमारे पास 3rd नंबर का पॉइंट। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ भी समस्या नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो ये हमने किसके लिए लिया, ई एन पॉइंट के लिए। ठीक है, तो बेटे एक बार आप ना इसको नोट करो। ठीक है, पहले ये वाला यहाँ से यहाँ तक नोट करना, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक नोट करना। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद इसका आगे का पॉइंट भी बताती हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने ना ये पूरा नहीं मिटाया, देखो अब क्यों नहीं मिटाया वो देखो। आप अभी किसकी बात कर रहे थे, ई एन लंब की, है ना, ई एन। ऐसे ही डी एम लंब भी है, तो अब हम लेकर चलेंगे डी एम लंब के लिए। अब डी एम लंब के लिए जो जो त्रिभुज बनते हैं, अब आप वो देखो कि किस किस त्रिभुज पर ये डी एम लंब है। ठीक है, परपेंडिकुलर डी एम, ये किस किस साइड पर है, एक तो ये ए ई पर है, और जैसे ये ई एन ए डी पर था और डी बी पर भी था, ऐसे ये ए ई पर भी है और ई सी पर भी है। तो हम यहाँ पर ए ई वाला आधार लेते हैं पहले। अगर ए ई आधार लेंगे तो ए ई आधार इस वाले त्रिभुज के अंदर आ रहा है ना, और ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी ई, सेम वही त्रिभुज है। मतलब आपके पास ये वाला त्रिभुज हो गया ए डी ई, लेकिन अब की बार आपके पास जो लंब है वो ये वाली भुजा है। ठीक है, तो इसका मतलब आधार भी आपकी ये वाली भुजा होगी और ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऊंचाई। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई 1/2 इंटू बेस यानी कि इसका आधार ए ई लेकर चल रहे हैं, इंटू हाइट, हाइट इसके पास हमारे पास कौन सी है, डीएम। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब जैसे मैंने कहा कि ये ऊपर वाला त्रिभुज है, ये ए है, अब ईसी भी तो बन रही है ना आधार, और अगर आपके पास यहाँ पे ईसी आधार है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला डीईसी। तो ऐसे ये ई सी और ये डी, और इसके लिए लंब जा रहा है ऐसे, ये इस साइड पर, और ये क्या है एम। तो ये हमारे पास हो गई इसका आधार ईसी। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, हाफ इंटू आधार कौन सा, ईसी, और लंब क्या, डीएम 5। जैसे ये इक्वेशन थी ना 1 और 2, सेम टू सेम 2 इक्वेशन आ गई, इनको डिवाइड किया था तो इनको भी डिवाइड कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ से कर रही हूँ मैं बेटा, ठीक है, समझ लेना, गलत नोट मत करना। तो अब ये वाले नोट करने के बाद फिर यहाँ पे आना। तो आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से, ठीक है। इक्वेशन 4 को जब 5 से डिवाइड करेंगे
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू, अब देखो ये हाफ इंटू AE इंटू DM है, ये देखो ये रहा, और ये वाला हाफ इंटू EC इंटू DM। बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको दिख ही रहा होगा, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, बचा क्या AE अपॉन EC। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और इसका अनुपात ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल है AE अपॉन EC के, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये हो गया मेन पॉइंट। अच्छा मैं एक बात बताओ, क्या ये जो आपके पास है, हमें तो दिया हुआ था ना कि BC भुजा जो है वो DE के समांतर है, दिया हुआ है ना। हम जानते हैं कि B की भुजा समांतर है DC के, और आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है क्या कि जब दो समांतर भुजाएं होती हैं और उन समांतर भुजाओं के में अगर उन पर कोई भी त्रिभुज बन रहा है उनके बीच में, ठीक है, कोई भी त्रिभुज अगर बन रहा है, चाहे ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो इनका जो एरिया होता है, ठीक है, इनका जो एरिया होता है वो कैसा होता है, समान होता है। आपने पढ़ा होगा, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच में और एक ही आधार के बीच में जो बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, समान होता है। और अगर ये समान होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक ही आधार समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, यानी कि सेम बेस हो गया है और पैरेलल लाइंस हो गई है, उनके बीच में जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनका एरिया इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है आपके इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, दोनों का एरिया यानी कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। ये हो गया 7th पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखो इक्वेशन नंबर 6 में हमने DEC लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है कि DEC जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, BDE क्षेत्रफल के, है ना, BDE त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो आप चाहो तो इक्वेशन 6 में ये वाला रख सकते हो, या फिर अब एक काम करो, क्या अब आप इक्वेशन 3, 6 और 7 जरा इसे देखो, आप एक बार इसे देखो, ध्यान से देखो। देख लिया आपने, तो चलो अब हम भी देखते हैं इक्वेशन नंबर 3, 6 और कौन सी 7, इन तीनों का हम यूज करते हैं। इक्वेशन 3 कहती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल है AD अपॉन BD के। ये तो यही कह रही है, लेकिन अगर हम 6th को देखें तो 6th में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और ये किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के। तो हमने ये 6th वाली इक्वेशन को देख लिया। अब हमारा काम क्या बचा, 7th को देखना। 7th कहता है BDE DEC ये इक्वल है इनके एरिया, मतलब यहाँ BDE है और यहाँ DEC है, इनका एरिया बराबर है, तो कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब ये चीज इसके बराबर। तो बाय कंपैरिजन वी कैन से दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दोनों भी इक्वल होंगे, इनके अनुपात इक्वल होंगे, और यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको आगे कुछ पॉइंट और दिया हुआ है। इसमें कहा है कि इन द फिगर फाइंड EC, आपको EC ये जो साइड है ना, ये यहाँ पे E और ये C, आपको इस EC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कब, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर ही लिया। ठीक है, हो गया, मतलब ये तो हो रहा है तो इसका मतलब EC चलो निकालना है। लेकिन अब इसमें देखो आगे क्या, आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है,
अब देखो क्वेश्चन में आपको ऐसे एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, ये ए, ठीक है, ये बी, सी, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये वाला पॉइंट 2 है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है और ईसी आपको ज्ञात करना है। अब देखो बेटा आपके पास तो ये फॉर्मूला है ही, मतलब आपने तो देख लिया कि भुजाएं समानुपात में होती है, तो आप एडी की जगह क्या रखेंगे 2 सेंटीमीटर, बीडी की जगह बीडी क्या है ये 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एई हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और ईसी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ईसी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 दिया 18, तो ईसी की वैल्यू 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर हमारे पास आएगी। ठीक है बेटा, और ये हो गया आपका फाइनली क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का है, तो इतना तो बनता ही है। और ये थ्योरम है, और थ्योरम पर के साथ साथ थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें यहाँ पे पूछा है, तो आप एक बार से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक पेन स्टैंड है, लकड़ी का बना हुआ है। ये देखिए, ये एक पेन स्टैंड है लकड़ी का इस तरीके से, ठीक है, और इसमें यहाँ पर 4 जो है वो शेप बनी हुई है कॉनिकल डेप्रेशन, कॉनिकल यानी कि शंकु के आकार की। शंकु आप जानते हैं शंकु की शेप इस तरह की होती है, और इस शेप को इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऐसे करके इस शेप में बनाया हुआ है, मतलब इसे खोदा हुआ है अंदर से देखोगे तो इस तरह से खोदा हुआ है और ऊपर से ऐसे हमें गोलाकार ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो शेप यहाँ पे बनाई गई है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपके पास डायमेंशन है किसकी, क्यूबॉइड की। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास यहाँ पे घनाभ है, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो पेन स्टैंड है यहाँ पे वो किसकी आकृति में है, एक घनाभ की आकृति में है ना, एक क्यूबॉइड की शेप में है। यहाँ पे ये देखो, ये क्यूबॉइड यहाँ पे बना हुआ है, और क्यूबॉइड में क्या क्या हाइट्स होती हैं, मतलब क्या क्या डायमेंशंस होती है। एक होती है लेंथ यानी कि लंबाई, एक ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, और एक विड्थ यानी कि ऊंचाई। तो आपको लंबाई यहाँ पर दी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दी है 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ऊंचाई वो हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर क्या कहा है, रेडियस ऑफ ईच ऑफ डेप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। ये जो कॉनिकल यहाँ पर डेप्थ है, कॉनिकल डेप्थ अगर आप देखोगे इस तरह से, तो ये हमारे पास एक शंकु की आकृति का है, और इस शंकु के आकृति में जो आर दी है त्रिज्या वो 0.5 सेंटीमीटर की दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और जो इसकी विड्थ दी है, डेप्थ दी है, जो हमें एच का मान दिया है, ठीक है, जो ऊंचाई दी है यहाँ से यहाँ तक की, वो दी है हमें 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। हमसे कहा है कि जो लकड़ी यहाँ पर लगी हुई है उस लकड़ी का आप आयतन फाइंड आउट करके बताइए। अब आप देखो, ये क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड में छेद किया हुआ है ऐसे, है ना, मतलब एक गोल यहाँ पे एक शंकु बनाया हुआ है, यानी कि शंकु को यहाँ इसमें से बाहर निकाल दिया है, और जब शंकु बाहर निकल गया तो हम क्यूबॉइड में से इस शंकु के आयतन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का आयतन। और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्यूबॉइड का आयतन ले रहे हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो आपके पास घनाभ है उसका आयतन -4। ठीक है, यहाँ पे शंकु कितने बन रहे हैं, कितने शंकु यहाँ पे शेप है 4 की, इसका मतलब हम यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे किसका, 4 कोन का, 4 शंकुओं के आयतन। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और शंकु का आयतन इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे 4 शंकु का आयतन चाहिए तो हम इसको 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज है आप रख दीजिए। लेंथ है आपके पास 15, ब्रेड्थ है 10, हाइट है 3.5, -4 इंटू
1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.5 दी हुई है, स्क्वायर है तो 2 बार, और एच हमारे पास 1.4 है। जो वैल्यूज कर सकती हैं हम उन्हें काट देते हैं। पॉइंट आया, नीचे 10 आया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है 35 से, 15 5 75, 7 हो गया, 15 3 45 और 7 हो गया 52, माइनस। अब यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट हटाया तो नीचे आया 10, इसका पॉइंट और इसका भी पॉइंट हटाया तो नीचे ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। 7 से 7 7, 7 2 14, इतना क्लियर। अब देखो 5 से 5 2 10, इस 5 से 5 2 10, अब 4 इससे कैंसिल हो गया क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो गए ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया। कुछ और कैंसिल हो रहा है, देखिए बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे आपके पास ये 2 है और 2 यहाँ पे 2 5 10, जो बचता है वो रख देते हैं यहाँ पे माइनस। ये देखो पूरे में 22 बचा है ऊपर, ठीक है। 22/3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, 3 और 5 हो गया 50 मल्टीप्लाई करके, तो 525 माइनस, इसको आप क्या करो डिवाइड करो, 22 में 15 से भाग दो, 15 1 15, 7 बचेगा तो 70, और 70 अगर हो गया तो यानी कि 15 4 60, फिर 10 बचेगा 100, 15 6 90, फिर 10 बचेगा आपके पास अगेन, फिर हो जाएगा 6। आप माइनस कर दीजिए इसमें से, यानी कि 525 में से 1.466 को माइनस कर दीजिए। तो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें ये माइनस करना पड़ेगा, तो 525 में से 1.466 को माइनस करना है, ठीक है। 0 लगा दिया हमने पॉइंट के बाद। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे हमने कैरी ली यहाँ से 4, ठीक है। फिर 9 माइनस 6 बचेगा 3, 9 माइनस 4 बचेगा 5, 4 में से 1 गया 3 2 5, यानी कि 523.53 ये हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास लकड़ी का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। और ये क्वेश्चन जो है वो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका आपको सेकंड पार्ट कराती हूँ। इसका जो चॉइस बेस्ड पार्ट है वो देखिए, रमेश मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। मतलब रमेश ने क्या किया है, पक्षियों के लिए अपने गार्डन में एक बाथ बनाया है ना, बर्ड बाथ बनाया है, और वो उन्होंने सिलेंड्रिकल मतलब यहाँ पे बेलनाकार आकृति में बनाया है। और इस बेलनाकार आकृति में इन्होंने क्या कर दिया, एक अर्धगोलाकार यानी कि हेमिस्फेरिकल शेप में एक गड्ढा खोद दिया, मतलब एक बेलन, और बेलन में से एक गड्ढा खोद दिया, थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया, किसका, किस शेप में, अर्धगोलाकार आकृति में। यानी कि इसमें से ये जो हिस्सा है ये अब इस सिलेंड्रिकल शेप में, इस बेलनाकार आकृति में नहीं है, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया। लेकिन अब कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, ये सिलेंडर की हाइट दी हुई है, ठीक है। सिलेंडर की हाइट मतलब आपको यहाँ पे सिलेंडर बोले तो बेलन, ठीक है, सिलेंडर। अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं तो हाइट दी है 1.45 मीटर, और फिर आपसे कहा है एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, रेडियस है 30 सेंटीमीटर। बेटा आप देखो, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो हमारा ध्यान यही जाना चाहिए, हमें ना दोनों को एक जैसा बनाना है, या तो चाहे मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में। आप लोगों के लिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें से पॉइंट हट जाता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 145 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। आपको इस बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए। टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये बेलन है, और बेलन का भी हमें ये एक तरीके से कर्व्ड पोर्शन हमारे पास है, हमें इसमें आधार की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे बेलन है उसका हमें क्या चाहिए, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन दैट इज फॉर सिलेंडर। और साथ साथ में हमें ये किसकी शेप में है, यहाँ पे ये हेमिस्फेरिकल शेप है, यानी कि अर्धगोले की शेप। तो हमें यहाँ पे अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो बच्चा बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πr(h) होता है और अर्धगोले का 2πr² होता है। अब दोनों के लिए देखो, दोनों की त्रिज्या तो बराबर है, चाहे सिलेंडर की ले लो चाहे इस अर्धगोले की ले लो, वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन आता है हम कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन आ रहा है, h+r आपके पास बचेगा, जो भी वैल्यूज है वो अप्लाई कर दीजिए। 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 30 और हाइट है 145 और ये है 30। सॉल्व करने चलते हैं तो ये 30 लिखेंगे, इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 14 और 3 17 होते हैं, तो ये इतना हमारे पास आएगा। ठीक है, 7 से ये कैंसिल हो रहा है कितने बार 25 टाइम्स, क्योंकि 7 दूनी 14, 3 बचेंगे 5 35, 7 5 35, बाकी सबको गुना करना, 22 दूनी 44, 44 तो है और ये 30 और फिर गुना करना है किससे 25 से। तो अब आप 25 को इससे गुना करो, 25 को 4 से गुना किया, 25 चौक 100, कैरी आपने 0 रख दिया, कैरी हो गई 10, 25 चौक 100, 100 और 10 कितना हो गया 110 गुना 30, 11 दिया 33, 1 2 3, 3 जीरो आपके पास आ गई है और ये किस में आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और अब आपको अगर इसे मीटर में निकालना है तो आप मीटर में भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन ये स्क्वायर है तो एक बार सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 100 से भाग देंगे, लेकिन स्क्वायर है इसका मतलब हम यहाँ पे 100 से कितनी बार भाग देंगे 2 बार भाग देंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और यहाँ पे ये बचेगा 3.3 मीटर क्यूब। ओके, या तो आपका 33,000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 3.3 मीटर क्यूब। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सेक्शन डी का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें हमारे पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है। ठीक है, और इसमें लिख रहे हैं ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, यानी कि यहाँ पर ये जो हमें डाटा दिया है 100 पॉलिसी धारकों के लिए दिया गया है। ठीक है, 100 पॉलिसी धारकों का मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, और हम इन सबको ऐड करें तो हमें पहले ही दे दिया है कि इन सब की संख्या, पॉलिसी धारकों की कुल संख्या कितनी है 100 पॉलिसी धारकों का ये डाटा है। ये कह रहे हैं कैलकुलेट द मीडियन एज, आपको बच्चे यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का मतलब हो गया माध्यिका, आपको यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करनी है कि वो कितनी होगी। अब क्या कहते हैं आगे, इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 years onwards but less than 16 years, यानी कि जो पॉलिसी है वो केवल उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। 18 साल से ज्यादा, इसका मतलब बिलो 20 अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया 18 से 20 साल के लोग, इसका मतलब हो गया 18 से 20 साल, और बाकी के 20 से 25 का डेटा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे देखकर 60 साल तक की उम्र तक के लिए पॉलिसी है। तो अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे माध्यिका। और बच्चों माध्यिका, इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F × H। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसके लिए n/2 कैलकुलेट करना होता है कि n क्या है, और बच्चों n होता है हमारे पास सिग्मा F। ठीक है, और ये हमारे पास संख्या कितनी दी हुई है 100 दी हुई है, तो हम इसका अपॉन 2 करेंगे, यानी कि हम 100/2 करेंगे और वो कितना आएगा 50। तो अब हमें ये देखना है कि हमें इतने पॉलिसी धारक चाहिए जो कितने आ रहे हो, मतलब 50 तक पॉलिसी धारक आ रहे हो। अब 50 तक पॉलिसी धारक आ रहे हैं, लेकिन ये तो सब अलग अलग के दिए हुए हैं भाई, ये सिर्फ इस एज ग्रुप के दिए हुए हैं, ये इस वाले इस एज ग्रुप के दिए हुए हैं, तो हम सबको कंबाइन कैसे करें। सबको कंबाइन करने के लिए फिर हमें CF निकालना पड़ता है। CF मतलब संचयी बारंबारता यहाँ पे निकालनी पड़ती है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर 2 लेंगे, फिर इस 2 को इस 4 से जोड़ देंगे, 2 और 4 6, फिर 6 को 18 से जोड़ेंगे, 18 और 6 24, फिर 24 को इस 21 से जोड़ेंगे तो 45, 45 को 33 से जोड़ेंगे तो 78, इसको 11 से जोड़ेंगे 89, इसको 3 से ऐड करेंगे 92,
फिर 6 से ऐड किया 98 और फिर 2 से ऐड किया 100। तो देखो ये भी 100 है ना, ये बिल्कुल बराबर आते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो 50 चाहिए आपको, यहाँ पे यहाँ तक 45 लोग हैं, तो 50 लोग कहाँ आएंगे, 45 लोग तो यहाँ तक, तो हमें चाहिए अब 50 मतलब 45 से ज्यादा, और 45 से ज्यादा वो आ रहे 78 में। तो ये हो गया हमारे पास हमारा माध्यक वर्ग। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि हमारा माध्यक का वर्ग हमारे पास कितना आया है, ये देखिए 35 से लेकर 40। तो हम बाकी सबकी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। n हमारे पास माध्यक का वर्ग की निम्न सीमा 35 हो गई है, n/2 हमारे पास 50 है। फिर उसके बाद CF हमारे पास इस माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF होती है, वो कितनी है 45। फिर हमें और क्या चाहिए, F चाहिए। F हमारे पास माध्यक का वर्ग जो हमारा मीडियन ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी, और मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है 33, यानी कि इसकी बारंबारता चाहिए, ये हो गई 33। और H हमारे पास वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, उसके लिए हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं और वो हमारे पास आ गया है 5। हम इन सबकी वैल्यू इसमें रख देते हैं तो हमें मीडियन मिल जाएगी। मीडियन मतलब माध्यिका, तो माध्यिका में सबकी वैल्यू रख दीजिए। L का मतलब हो गया है 35 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF ये 45 अपॉन F ये 33 इंटू H कितना 5। सॉल्व करेंगे 35 प्लस 50 में से 45 गए 5/33 और गुना हो रहा है 5 से, तो 35 प्लस 5 को 5 से गुना किया 25/33। अब आप यहाँ पर 25 में 33 से भाग देकर देख लीजिए। चलिए हम भाग देकर यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाना। ठीक है, और अब इसके बाद ये लगभग 7 बार जाएगा। 7 3 × 21, 7 3 × 21 और 2 हो गया 23। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 और ये इतना ही, और उसके बाद 0। ठीक है, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जाएगा 6 टाइम्स है ना, 6 3 × 18 कैरी हो गई 1, 6 3 × 18 और 1 19, नहीं 6 टाइम नहीं 5 टाइम चला जाएगा ये हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 35 प्लस 0.75। तो फाइनली आंसर इज 35.75। दिस इज अवर मीडियन, यानी कि ये हमारी माध्यिका हो गई है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया 35। आप इसे कंप्लीट अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये सेक्शन डी क्लियर हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।